नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली में हो रहे महामंथन की। मिशन 2022 को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति बन रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। वहीं पार्टी से जुड़े कई नेता वर्चुअली भी शामिल हुए हैं। देहरादून से सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वर्चुअली बैठक में जुड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नैनीताल से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद हैं। तो 2022 के सियासी दंगल को लेकर के यहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्य हैं जहां पर कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के यहां पर रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई है कि कोरोना काल में जिस तरीके का प्रबंधन किया गया उसका लाभ यहां पर देखने को मिला है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली देहरादून से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा और कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचा है। लेकिन बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं और लगातार चुनाव के मुद्दों के साथ साथ और भी जो मुद्दे हैं उन पर लगातार महामंथन हो रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से पार्टी ने रणनीति के तहत काम किया, प्लान्ड वे में लोगों की मदद की, वो मुद्दा यहाँ पर बातचीत का मुद्दा हो रहा है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सीएम धामी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं, जो अपने सुझाव भी देंगे कि आने वाले वक्त में पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके। और सीधे रुख करते हैं हम दिल्ली का, जहां से मेनका चौधरी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है लगातार, और सुनील प्रभात देहरादून में है। सबसे पहले मेनका के पास अपडेट लेते हैं। मेनका, लगातार कई घंटों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अगर बात करें फैसलों की, अगर बात करें मुद्दों की, तो कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हो रही है और जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है क्या उनकी रणनीति पर भी बात शुरू हुई है? बिल्कुल अनुपम, ये जो बैठक चल रही है ये पूरी तरह से बंद कमरे में ये बैठक होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने बताया था कि अभी तक क्या क्या बातें हुई हैं। राजनीतिक प्रस्ताव जो पेश किया गया उस पर चर्चा करते हुए, बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तारीफ की और साथ ही केंद्र की मदद से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश ने भी लगातार लक्ष्यों को हासिल किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या टेस्टिंग का मसला हो। अभी की मौजूदा स्थिति है, कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, दहाई के आंकड़े में है और इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं क्रेडिट की बात कही गई है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड सीएम धामी वर्चुअल जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल जुड़ रहे हैं, जो 13 सदस्य हैं कार्यकारिणी के वो वर्चुअल जुड़ रहे हैं देहरादून से। और यहाँ पर आपको बता दूं अनुपम, बाहर एक डिजिटल होर्डिंग लगी हुई है ज्यादातर जगहों पर। बिल्कुल, मैं आऊंगा मेनका। सुनील प्रभात के पास कुछ अपडेट है। सुनील, बताइए क्या अपडेट है? वहां से मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली इस बैठक में। बिल्कुल अनुपम, जो अभी कार्य समिति की जो मीटिंग है वो कंटिन्यूस जारी है। यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा 2 पूर्व सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, विजय बोगड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा सांसद अजय टमटा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड से जो 13 सदस्य कार्य समिति में मौजूद हैं उनमें से 2 सदस्य अनिल बलूनी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि 6 सदस्य बीजेपी हेडक्वार्टर से वर्चुअली कनेक्ट हैं इस पूरी मीटिंग से। अभी इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने भी बात रखी, पुष्कर धामी ने भी बात रखी। उन्होंने तमाम वो काम गिनाए जो कोरोना काल से लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ तक पहुंचने तक के पूरे सिलसिलेवार उन्होंने काम गिनाए कि किस तरह से सरकार और संगठन लगातार आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए, आम आदमी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रधानमंत्री का आभार जताया कि जिस तरह से कोविड काल में उत्तराखंड को मदद पहुँची है, चाहे वो वैक्सीन की बात हो या फिर केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की बात हो, चाहे वो
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पहुंचाने की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने इन तमाम कामों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासकर उत्तराखंड पर स्पेशली फोकस करने के लिए उनका आभार जताया। और साथ ही साथ ये भी प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि जो प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में कहा कि अगला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के इस स्पेशल अटेंशन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और उनको ये आश्वस्त भी किया कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो लगातार जनहित में काम करती रहेगी। जी बिल्कुल, सुनील आप बने रहिए हमारे साथ। मेनका भी लगातार बनी हुई है। मेनका, सबसे बड़ी बात की है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उसमें दोनों राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, वहां पर किस तरीके से चर्चा हो सकती है, कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं और क्या प्लानिंग, क्या वे हो सकता है उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी के लिए? बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करें इस एंगल से देखें तो यहाँ पर जो एक स्लोगन लगा है वो है युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। इससे पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब केदारनाथ धाम में थे और उससे पहले भी जब धामी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने पीठ थपथपाया था धामी का, और एक मैसेज बार बार ये देने की कोशिश हो रही है। जब अमित शाह पहुंचे थे उन्होंने भी ये मैसेज दिया था कि नेतृत्व क्लियर है, इस मुद्दे पर कहीं कोई हिच नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो एक सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड को लेकर के उठाया जा रहा था, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो ये सवाल उठे, उससे पहले ये सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ, बीजेपी की सरकार है, नेतृत्व इस वक्त धामी का है। और यही बता रही थी अनुपम मैं कि यहाँ बाहर एक डिजिटल होर्डिंग लगी हुई है, उस डिजिटल होर्डिंग में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री को जगह मिली है प्रधानमंत्री के साथ। पहले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उस पर जिक्र है कि किस तरीके से 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है 4.5 साल में। और दूसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और उनके नीचे स्लोगन लिखा है कि युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। यानी कि 2 सबसे अहम जो प्रदेश जिन पर चर्चा, जिनकी रणनीति पर चर्चा कार्यकारिणी बैठक के दौरान, वो दोनों प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही है। उत्तराखंड को लेकर कि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सीएम धामी ने भी अपनी बात रखी और विकास कार्यों को रफ्तार दी जा रही है, डबल इंजन की सरकार का फायदा प्रदेश को मिल रहा है, ये तमाम जिक्र, और इसके लिए केंद्र की जो उसमें भागीदारी रही है उसका धन्यवाद किया गया है प्रधानमंत्री को। ये राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये बातें सामने आई हैं और आगे कुछ और नेताओं को अभी चर्चा करनी है। बिल्कुल मेनका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और सुनील आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। सुनील और मेनका यहाँ पर अपडेट दे रही थी कि किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड पर भी फोकस हो रहा है और किस तरीके से मेनका बता रही कि वहां पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें बाकायदा लिखा गया युवा नेतृत्व करके, यानी कि पुष्कर सिंह धामी की जो युवा इमेज है उसको कहीं ना कहीं मैसेज के तौर पर उत्तराखंड की सियासत में भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। हरीश रावत सिर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल तब तक बजता रहेगा जब तक केंद्र सरकार महंगाई को नीचे नहीं लाती। अब तो नियंत्रित करने का सवाल नहीं है, नीचे लाने का सवाल है। केवल पेट्रोल डीजल के दाम घटा देने से काम नहीं चलेगा। जोशीमठ से खबर है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जमकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई का विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करे, इससे आम जनता को राहत मिले। पार्टी का एक सूत्री मांग है केंद्र सरकार की बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ। हम लोगों का पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम चाहते केंद्र सरकार राज्य सरकार में वैट को कम करे, गैस और डीजल और पेट्रोल का रेट को कम करे। पूर्व की बात 50 लीटर कम से कम आ जाने चाहिए, जो पूर्व सरकार में केंद्र सरकार ने जो उसकी पूर्व में घोषणा की थी। हम चाहते हैं ये मांग हो जाए, क्योंकि आम जनता में बढ़ती महंगाई के कारण सब लोग परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं पेट्रोल गैस का डीजल रेट कम किया जाए।
इसके साथ ही टिहरी, कोटद्वार और हरिद्वार में भी कांग्रेसी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जनता को राहत देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 21वें राज्य स्थापना दिवस को इस बार भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी अतीश्वरानंद, मुख्य सचिव एस.एस. संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ संबंधित विभागों के सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने इस दौरान निर्देश दिए हैं कि इस बार कार्यक्रमों की संख्या नहीं, गुणवत्ता और गरिमा के साथ आयोजन पर ध्यान दिया जाएगा। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने उत्तराखंड की खुशहाली और देश की खुशहाली की प्रार्थना भगवान बद्री विशाल से की है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, जहां बरसात में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। गढ़वाल सांसद भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माड़ा भी गए, जहां उन्होंने भोटिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। फेस्टिव सीजन में बस अड्डे में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल रूट की बस में काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कोविड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कैंप भी लगाए गए हैं। लंबे समय बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो जाए। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में आई आपदा का असर यहां के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हिल स्टेशनों पर रौनक लौटने लगी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार से वीरानी छटने लगी है। नैनीताल की सड़कों पर खामोशी टूट रही है, तो झील में रौनक भी लौटने लगी है। देश के कई हिस्सों से पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं। गुलाबी ठंड के बीच खूबसूरती से लबरेज आबो हवा में झील की सैर कर रहे हैं, तो पर्यटन स्थलों और बाजारों में लौटी चहल पहल भी पर्यटन कारोबार के लिए बेहतर संकेत देने लगी है। हालांकि पर्यटक और कारोबारी दोनों ही तेजी से उभर रहे कारोबार से खुश हैं। ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। देखने में अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी रिकवरी किया इन सब चीज़ों से। दैट्स रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट अबाउट इट। अक्टूबर 17-18 तारीख को जो यहाँ पे आपदा आई थी, उससे हमारा काम पूरा चौपट हो गया था। कभी लग नहीं रहा था कि ये काम चलेगा। शुक्रवार से हमारा काम जो है अभी अच्छा चल रहा है। दरअसल नैनीताल में 18 अक्टूबर की आपदा के बाद सड़कें टूट गई थीं। नैनीताल, रामनगर, पंगूट, मुक्तेश्वर, भीमताल और रामगढ़ समेत कई जगहों पर कारोबार पर असर पड़ा। हालांकि अब कारोबार पटरी पर लौट रहा है, तो जिला प्रशासन भी आने वाले दिनों में पर्यटकों को मैराथन, नाव रेस, हिमालयन फूड फेस्टिवल के साथ साथ शरदोत्सव जैसे आयोजन कर यहां आने के लिए तैयार कर रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फोकस करने के लिए जनपद में एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाएंगे। बहरहाल पर्यटकों की बड़ी चहल पहल ने कारोबार की उम्मीद जगा दी है। वहीं आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो कारोबारियों के साथ सरकार को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अब भी हम अपनी पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लक्ष्य से
काफी दूर हैं। जहां टीकाकरण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, वहीं अब भी डर और झिझक देखी जा सकती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को राजस्थान के जोधपुर जिले में पहुंची, जहां स्वयंसेवी संस्था ग्राविस और स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने में जुटे हुए हैं। नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं। 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई। कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती थे, टीका क्यों लगाओ? डर लगे? डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का। बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी, तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का एनजीओ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया। उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं। तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाता हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। तैयार हो जाता है। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। एनजीओ के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया। उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता। इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया। इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और बातचीत करने भी जरूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्राविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फायदा लें।